Hello guys, welcome to our channel Only Civil Services. This is तन्वी पाहुजा. मॉडर्न हिस्ट्री के इस लेक्चर्स में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़. ठीक है, दो फेज़ में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इंडिया में हमें देखने को मिली, फेज़ 1, फेज़ 2. आज हम फेज़ 1 के बारे में बात करेंगे जो स्टार्ट हुआ था 1900 से और 1950 तक चलता है. अब रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होती क्या है ये समझ लेते हैं. रिवॉल्यूशनरीज कौन होते हैं? ऐसे लोग जो रिवॉल्यूशन की डिमांड करते हैं, मतलब उनको सोसाइटी में एक सडन चेंज चाहिए, इसके लिए वो अटैक करते हैं, वॉयलेंट अटैक्स करना स्टार्ट करते हैं, बम फोड़ते हैं, किसी का मर्डर करते हैं, किसी के ऊपर अटैक करते हैं. तो ये रहते हैं रिवॉल्यूशनरी मतलब एक्टिविटीज़ करने वाले लोग. क्यों इंडिया में उस समय पर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ देखने को मिली? हमने देखा कि सालों से ब्रिटिश गवर्नमेंट हम पर रूल कर रही थी, किस तरह से हम एक्सप्लॉइट कर रही थी, किस तरह से हम लोगों पे अत्याचार कर रही थी. तो हालांकि नेशनलिस्ट हमने कई देखे, मॉडरेट्स देखे, फिर एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के लोग आए, लेकिन रिवॉल्यूशनरीज हमें इसलिए देखने को मिले क्योंकि ये जो फेज़ था 1900 से 1915 का, इट वॉज फेस ऑफ लीडरलेसनेस. इस समय पर लीडर एक अच्छा कॉम्पिटिटिव लीडर नहीं दिख रहा था जो एक स्ट्रगल कर सके फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिया. तो रिवॉल्यूशनरी सामने आते हैं जिनकी आइडियोलॉजी रहती है इंडिविजुअल सेक्रीफाइस, कि यहाँ पर हम अपना त्याग कर देंगे लेकिन हमको फ्रीडम चाहिए. अपना त्याग कर कैसे करेंगे? वॉयलेंट एक्शंस के थ्रू, जैसे मैंने बताया, बॉम्ब फेंक के, किसी का मर्डर करके. तो ऐसे होती है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़. क्या कारण रहते हैं जो इंडिया में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट हुई, ये हम देख लेते हैं. एक तो फेलियर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट. 1908 में स्वदेशी मूवमेंट फेल हो जाता है. उसके पहले भी मॉडरेट जब बहुत रोकने की कोशिश करते हैं पर ब्रिटिश नहीं मानते और फाइनली 1905 में कर्जन अनाउंस कर देते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल. तो ये एक फेलियर नज़र आ रहा है पूरा इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर का. उसके बाद लीडरलेसनेस दिखाई देती है, एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप की डिमांड करते हैं, कहीं जाके स्प्लिट हो जाते हैं वो लोग, सूरत में स्प्लिट हो जाते हैं, एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रॉन्ग लीडर ही नहीं नज़र आता. ठीक है, अभी तक जो एक्सट्रीमिस्ट थे, नाउ दे चेंज टू मिलिटेंट नेशनलिज्म. उन्होंने मिलिटेंट का रास्ता अपना लिया. ओके, अपनी आइडियोलॉजी को चेंज करके मिलिटेंट बन जाते हैं. वो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करने की सोचते हैं. उसके अलावा जो यूथ एनर्जी रहती है, क्योंकि मॉडरेट्स की सोच ऐसी नहीं रहती कि यूथ जो है वो अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें, हम लड़ाई झगड़ा करें, पर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन पे भरोसा रखते हैं. तो इस कारण से जो यूथ की एनर्जी रहती है वो चैनलाइज नहीं होती, जो बर्स्ट होके दिखती है कहाँ? रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में. तो ऐसी ही कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हुई थी इंडिया में, इनको हम देख लेते हैं. फर्स्ट सच एक्टिविटी वाज हेल्ड इन मिदनापुर. ठीक है, किसने करी थी? जनानेंद्र बासु नाथ ने ये एक्टिविटी करी थी 1902 में. उसके बाद इम्पॉर्टेंट होती है, कलकत्ता में अनुशीलन समिति बनती है. ठीक है, कौन फाउंडर रहते हैं अनुशीलन समिति की? परमनाथ मित्रा जी. ठीक है, इन्होंने फाउंड किया है किसको? अनुशीलन समिति को. इसके बाद एसोसिएटेड कुछ अलग लीडर्स भी होते हैं इसके, प्रमोथा मित्तर, जतेंद्रनाथ बैनर्जी, बनेंद्रनाथ घोष. अब क्योंकि अनुशीलन कमेटी, ये जो समिति है इम्पॉर्टेंट है, तो ये क्या करती है समिति? 1906 के आसपास एक युगांतर नाम का वीकली जर्नल पब्लिश होता है, हर हफ्ते पता है ये जर्नल. ठीक है, नाम क्या था? युगांतर. बहुत अच्छे से याद रखना है इसको हमें. इसको स्टार्ट किसने किया था? बरेंद्रनाथ घोष और भूपेंद्रनाथ दत्ता ने. ठीक है, ये इसके फाउंडर थे इस जर्नल के. क्या नाम था? युगांतर. अब इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? इनकी सोच ये थी कि फोर्स मस्ट बी स्टॉप बाय फोर्स. जो ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट का फोर्स आ रहा है इंडियंस के ऊपर, दैट शुड बी स्टॉप ओनली बाय फोर्स. ठीक है, तो तीसरी अब हम देख लेते हैं. तीसरी एक्टिविटी करते हैं रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल. अब मैं आपको बता दूं, लास्ट लेक्चर में जब हम कांग्रेस की पोजीशन देख रहे थे तो सेशन देखा था हमने सूरत का 1907, जहां रास बिहारी घोष, बोस नहीं है वो, घोष है, वो बन जाते हैं प्रेसिडेंट. और ये हैं रास बिहारी बोस. ये एक रिवॉल्यूशनरी
एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। तो कन्फ्यूजन हो जाता है घोष और बोस में। तो ये देखना है हमें, रस बिहारी बोस और सचिन सान्याल ये दोनों मिलके एक सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्मेशन करते हैं 1902 में। अब इन दोनों ने कई एक्टिविटीज़ करी हैं इंडिया में उस समय पर, कुछ मैं बता दूं। ही अटैक्ड ऑन लॉर्ड हार्डिंग, अटैक कर देते हैं ये लॉर्ड हार्डिंग पे। हालांकि लॉर्ड हार्डिंग का उस टाइम कुछ नहीं हो पाता, पर उनके साथ जो दो लोग चल रहे होते हैं उनकी डेथ हो जाती है इसमें। इसको बोलते हैं हम दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। क्यों इस समय पर जो है कलकत्ता से कैपिटल शिफ्ट हो रहा था दिल्ली में, जब लॉर्ड हार्डिंग जो थे वो वॉइस रॉय थे। तो ये अटैक करते हैं पर इनको कुछ नहीं होता, तो ये इसको कहते हैं दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। कभी कभी प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है हु वॉज एसोसिएटेड विद दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे नाम पढ़ के कि अरे कौन थे। तो याद रखना है रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल थे। उसके बाद गदर मूवमेंट, हम नेक्स्ट लेक्चर में गदर मूवमेंट देखने वाले हैं। तो इसमें भी इन दोनों का पार्टिसिपेशन रहता है। इसके बाद दे वर एसोसिएटेड विद इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। उसके बाद एक बहुत फेमस बुक लिखी थी इन्होंने, बंदी जीवन। याद रखना है इन सब पॉइंट्स को हमें। नेक्स्ट देखते हैं हम 1908 में प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस। ये नाम बिल्कुल याद रखना है हमको। इन्होंने एक बॉम्ब फेंका था वाइट जज पे, ठीक है, एक ब्रिटिश जज पे इन दोनों ने मिलके एक बॉम्ब फेंका था। कौन थे? प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस। लेकिन इस बॉम्ब की वजह से उनकी डेथ ना होते हुए दो वाइट लेडीज की डेथ हो जाती है, ठीक है। इस केस को हम कहते हैं अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। अब वो देखिए दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस था, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस था। तो यहाँ से पैदा होता है कंफ्यूजन और हम प्रीलिम्स में गलत मार्क करके आ जाते हैं। तो ये याद रखना है, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में कौन था? अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे। वही दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में कौन था? रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल। तो रिजल्ट क्या होता है इस अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस का? घोष ब्रदर्स जो है वो अरेस्ट हो जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि इसमें घोष ब्रदर्स तो इन्वॉल्व ही नहीं है, अटैक तो किसी और ने किया है, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किया है। तो जो बॉम्ब है उसका सप्लाई घोष ब्रदर्स ने किया था, ठीक है। औरोबिंदो घोष और उनके भाई जो हैं वो यहाँ पर अरेस्ट किए जाते हैं अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में। अगर कोई पूछे आपसे कि किस केस में घोष ब्रदर अरेस्ट होते हैं तो याद आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद ये हो गई कलकत्ता की बात। अब हम देखेंगे महाराष्ट्र में कैसे किस तरीके से रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ हुई। तो सबसे पहले 1879, बहुत पहले की बात कर रहे हैं हम, रामोसी पीजेंट फोर्स हुआ है। तो ये पीजेंट रिवॉल्ट्स में पढ़ाऊंगी, उसमें पढ़ाने वाली हूँ। अब देख लीजिए रामोसी पीजेंट फोर्स स्टार्ट किसने किया था? वासुदेव बलवंत फाटके ने, ठीक। इसके साथ साथ 1897 में चापेकर ब्रदर्स ने मर्डर किया था। किसका? प्लेग कमीशन का। प्लेग कमीशन क्यों बनी थी? इंडिया में उस समय पर एक महामारी चल रही थी, प्लेग महामारी, जो कि रैट्स की वजह से फैल चुकी थी। तो उसके हित के लिए एक कमीशन बनाई गई थी प्लेग की, पूना में, ठीक है। इस कमीशन के हेड थे RAND रांड नाम के, ओके। तो इनको मार दिया गया था चापेकर ब्रदर्स के थ्रू। चापेकर ब्रदर्स के नाम देख लेते हैं हम यहाँ, दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर, ठीक है। तो ये हो गया एक रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी हो गई। उसके बाद मित्र मेला बनाया था सावरकर ब्रदर्स ने, ठीक है। इसको बाद में अभिनव भारत नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मर्ज कर दिया गया था। अब इंडिया में हमने देखा महाराष्ट्र में, कलकत्ता में कैसी एक्टिविटीज़ हो रही थी, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ अब्रॉड में भी हो रही थी, क्योंकि लोग पढ़ने जा रहे थे अब्रॉड, बाहर अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे थे, कुछ बिजनेस करने के लिए जा रहे थे, तो अब्रॉड जा रहे थे। और जब इंडियन की कंडीशंस उनको समझ में आई तो वहाँ पर भी कुछ एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। फर्स्ट देखते हैं हम 1905 में हुई है श्यामजी कृष्ण वर्मा। अब क्या करते हैं ये? इंडियन हाउस करके कमेटी का फॉर्मेशन करते हैं। इस इंडियन हाउस के लोग क्या करते हैं? एक सेंटर बनाते हैं इंडियन स्टूडेंट्स का। अब इसमें एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है उन स्टूडेंट्स को, उन यूथ्स को जो अपनी रेडिकल व्यू अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो सामने लाते हैं, उन्हें पब्लिश करते हैं न्यूज़पेपर्स में, ठीक है। तो काई के लिए स्कॉलरशिप दे रहे हैं अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये भी एक रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी टाइप की हुई। उसके बाद इनकी एक मेन चीज़ याद रखनी है कि एक जर्नल पब्लिश करते हैं जिसका नाम होता है द सोशियोलॉजिस्ट, ओके। और ये पूरी एक्टिविटी कहाँ होती है? लंदन में,
ठीक, तो ये एक एक्टिविटी देख ली हमने अब्रॉड में। उसके बाद 1909 में लंदन में ही मदन लाल ढींगरा नाम के एक व्यक्ति जो है वो ब्यूरोक्रेट कर्जन विली को असैसिनेट करते हैं, इन्हें मार गिराते हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी देख ली। अब लंदन से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जर्मनी, बर्लिन की तरफ। यहाँ पर वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जो है एक न्यूज़पेपर पब्लिश करते हैं जिसका नाम है तलवार। ठीक है, बहुत फेमस न्यूज़पेपर रहता है तलवार। पूछा जा सकता है किसने पब्लिश किया, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने। कहाँ पर रहकर, जर्मनी और बर्लिन में। अब हम निकल गए बाहर लंदन से, पेरिस पहुँचते हैं। पेरिस में मैडम बीकाजी कामा, बहुत ही फेमस नाम है, कई बार सुना होगा आप लोगों ने। ये एक जनरल पब्लिश करती हैं वंदे मातरम नाम का। इसके साथ साथ ये फाउंडर भी होती हैं पेरिस इंडियन सोसाइटी की, एक ऐसी सोसाइटी जो इंडियंस के हित के लिए होती है। उसके साथ ये माना जाता है कि 1907 में ये पहली रहती हैं जिसने फर्स्ट फ्लैग ऑफ इंडिया पब्लिश किया या फैलाया। ठीक है, हालांकि ये आज के फ्लैग की तरह बिल्कुल नहीं है, कलर्स हालांकि वही हैं। तो ये पहला जो है इंडियन फ्लैग है अब्रॉड में होता है। कौन करता है, पेरिस में मैडम बीकाजी कामा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देख लिया है आज रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़। अब हमको जो मेन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी एक और एसोसिएटेड है वो है गदर मूवमेंट। क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। नेक्स्ट में हम गदर मूवमेंट के साथ हमारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद आता है इंडिया के अंदर अफेक्ट होता है किसका, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। तो वो फर्स्ट वर्ल्ड का क्या इफेक्ट पड़ता है, साथ ही साथ उसका क्या रिस्पॉन्स होता है इंडियंस का, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसके लिए स्टे कनेक्टेड विद अस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल दैट इज ओनली सिविल सर्विसेज। थैंक यू।